ये जो हमने की कॉलम, की रो और की एलिमेंट ये सब हमने फाइंड आउट किया, उसका पर्पस क्या है सर? इससे क्या पता चलेगा, क्या फायदा होगा हमें, राइट? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। अभी मैं बताता हूं कि ये जो की कॉलम, की रो और की एलिमेंट हमने ढूंढा, उसका फायदा क्या है, उसका करना क्या है, राइट? देखते हैं। सबसे पहले की कॉलम, तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको नए एलिमेंट्स, नए वैल्यूज जो है S2 के, वो यहाँ पे लिखने हैं। और उसका एक इक्वेशन है जो टेक्स्ट बुक्स में आपको कई जगह फ्रैक्शन के जरिए मिलेगा, फ्रैक्शन रेशियो वहां पे लिखा होगा, या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स मिलेंगे जिसमें आपको S2 के नए एलिमेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है? बट मेरे पास फ्रेंड एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा छोटा सा इक्वेशन मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके चलते कोई भी एग्जांपल हो, वो सिंप्लेक्स का हो, वो बिग एम का हो, वो टू फेज मेथड का हो, कोई भी मेथड को, उसके अंदर ये वाली ट्रिक आपको काफी यूजफुल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मॉडल यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। सो आज का जो टॉपिक है, सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से एलपीपी मॉडल का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा। ये एक वीडियो के चलते सिंप्लेक्स मेथड के जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे, वो सारे एग्जाम्पल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि ये वाला वीडियो आपको एंड तक देखना है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग सिंप्लेक्स मेथड वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज दिस सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है? किस तरह से सिंप्लेक्स मेथड से ये जो एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का केस रखा है मैंने। ये वाला एग्जाम्पल आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लिया कि ये वाला एग्जाम्पल है, उसको कंपलसरी सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये वाला एग्जाम्पल मुझे सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है, तो क्या जो उसकी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो कौन कौन सी कंडीशन थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना हो एग्जाम्पल को, एलपीपी मॉडल को, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी चेक करनी है। कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, और जो कंस्ट्रेंट है उसकी राइट हैंड साइड, ये जो कंस्ट्रेंट दो यहाँ पे है, दोनों की राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको नेगेटिव करो, उसके बाद कंडीशन को चेक करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर का जो कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, प्लस उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1 करके उस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन टू इक्वल टू है उसको लेस देन इक्वल टू करूंगा, ठीक है? ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको मुझे लेस देन इक्वल टू करना हो तो मुझे -1 से क्या करना पड़ेगा, ये पूरे कंस्ट्रेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई मल्टीप्लाई दिस कंस्ट्रेंट विथ -1, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पूरे कंस्ट्रेंट को मुझे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर का जो है उसको। सो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन वी गेट +x1, ठीक है? +x1, देन हियर इट इज +x2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू, एंड ये -3 है, वो हो जाएगा 3, ठीक है? सो नाउ दिस कंस्ट्रेंट बिकम्स लाइक दिस। नाउ यू चेक द कंडीशन। देखो मैक्सिमाइजेशन का केस है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनइक्वालिटी देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और जो राइट हैंड साइड है कंस्ट्रेंट की दोनों पॉजिटिव है। नाउ दिस एग्जांपल कैन बी सॉल्व बाय सिंप्लेक्स, राइट? सो हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्रिएट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसका मैंने इन डेप्थ जो है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके अंदर जो वेरिएबल्स ऐड हो गए, स्लैक वेरिएबल, वो क्यों हम पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर रहे हैं, और स्लैक वेरिएबल होते क्या है, वो सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं डायरेक्टली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको कंस्ट्रेंट से ही स्टार्ट करना है। उससे क्या फायदा होगा कि कितने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल, या फिर आने वाले जो मेथड्स है उसमें सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल यूज करेंगे। तो कौन से वेरिएबल कितने नंबर्स में यूज हो रहे, बेस्ड ऑन दैट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ दो ही हमारे पास कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 1 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 2। सो दो कंस्ट्रेंट है तो दो कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी भी लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों में सिर्फ स्लैक वेरिएबल ही ऐड होगा, ठीक है? सो मैं दोनों कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिख रहा हूं इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म।
2x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस यहां पे मैं जीरो कोफिशिएंट के साथ s2 भी लिख रहा हूं क्योंकि s2 यहां पे आने वाला है, ठीक है। और ये जीरो कोफिशिएंट के साथ इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि जब ये जो है इसके कोफिशिएंट की वैल्यू हम टेबल नंबर 1 में रखेंगे देन इट इज यूजफुल टू अस, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रेंट का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमसे गलती से छूट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे उसको जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करोगे तो क्या होगा, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेस देन इक्वल टू था, उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू था उसको हम कर देंगे इक्वल टू 5, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा ये रहा, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने कन्वर्ट किया था इसके अंदर। सो नाउ दिस इज आवर सेकंड कंस्ट्रेंट, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस, अब ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमने s1 यूज कर लिया है, तो सेकंड कंस्ट्रेंट में हम यूज करेंगे s2, लेकिन यहाँ पे s1 है वो तो यूज हो गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 3, राइट। तो आप देख सकते हो दोनों कंस्ट्रेंट को मैंने यहाँ पे इक्वालिटी में कंसीडर कर लिया। ये जो लेस देन इक्वल टू साइन थी उसको मैंने क्या कर दिया, इक्वालिटी में कंसीडर किया। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका देख सकते हो आप एग्जांपल में मैक्सिमाइज z है तो वो मैक्सिमाइज z ही रहेगा, लेकिन जितने भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो x1 x2 s1 और s2 ये चार वेरिएबल है, तो x1 x2 को आप देख सकते हो यहाँ पे है 3x1 प्लस 2x2, राइट। बट ये जो s1 और s2 है दोनों को भी मुझे रिप्रेजेंट करने पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई इंपैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करूंगा, 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। ये मैंने जीरो क्यों लिए उसका मैंने इन डेप्थ आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, आपको और जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। स्लैक वेरिएबल को क्या कहते हैं, स्लैक वेरिएबल को अनयूज रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट में नॉन नेगेटिव कंडीशन भी लिखनी है, x1 x2 s1 और s2 जितने भी वेरिएबल हम यूज करेंगे सारे वेरिएबल रियल है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कंसीडर किया है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मेरा बन गया है, नॉन नेगेटिव कंडीशन में भी ने लिख दी है। सो दिस इज माय स्टेप नंबर 1। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेप नंबर 2। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया, उसके बाद क्या करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जितनी भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट को हमें टेबल नंबर 1 में रिप्रेजेंट करना है। अब देख सकते हो टेबल नंबर 1 मैंने पहले से बना के रखा है कॉलम वाइज, ठीक है। सबसे पहली जो कॉलम है वो बेसिक वेरिएबल की, उसके बाद है सीबी, देन x1 x2 s1 s2 bi एंड लास्ट में थीटा, ठीक है। उसके ऊपर आप सीजे देख सकते हो, नीचे zj और cj माइनस zj। अब ये सारी जो चीजें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सी यहां पे सबसे पहले बेसिक वेरिएबल की हम बात करेंगे। बेसिक वेरिएबल है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम ग्राफिकल में सॉल्यूशन लाते थे तो क्या करते थे, ओरिजिन से स्टार्ट करते थे, ओरिजिन से स्टार्ट करके हम दूर की ओर जाते थे। हमारा जो फिजिबल रीजन था वो कुछ इस तरह से हम आईएसओ प्रॉफिट लाइन में आप देख सकते हो, ओरिजिन से स्टार्ट करके दूर जाते थे। तो ओरिजिन पे जो वैल्यूज होती थी उसको हम कहते थे हमारा सबसे पहला फिजिबल सॉल्यूशन, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड बेसिक वेरिएबल हमारे हो गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन है उनमें से सबसे पहला कौन सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑलवेज क्या आएंगे, s1 है s2 है, मतलब आपके स्लैक वेरिएबल ही आएंगे, क्या आएंगे, स्लैक वेरिएबल ही आपके सबसे पहले टेबल में, टेबल नंबर 1 में सबसे पहले बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, आपके स्लैक वेरिएबल हो गए, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे x1 और x2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। देन CB सेकंड कॉलम, CB क्या है, CB में देखो C स्टैंड फॉर कोफिशिएंट, C मतलब क्या, कोफिशिएंट, और B मतलब बेसिक वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहां पे आप जो भी बेसिक वेरिएबल में आपका जो भी वेरिएबल होगा वो स्लैक वेरिएबल हो सकते हैं, बाद में डिसीजन वेरिएबल भी आएंगे, ठीक है। सो जो भी वेरिएबल यहां पे रिप्रेजेंट हो गए उसके कोफिशिएंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाला है, देखो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसके जो कोफिशिएंट हो गए वो कोफिशिएंट आपको यहां पे लिखने हैं CB के, ठीक है। देन x1 CJ क्या है, CJ इज अ कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल फ्रॉम OF मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी कोफिशिएंट है, देखो x1 का कोफिशिएंट है क्या है, तो यहां पे लिखना है
वैसे ही x2 s1 s2 सबके, ठीक है। bi इज योर राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट, आपके जितने भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, उस कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड है, देखो यहाँ पे 5 और 3, तो 5 और 3 यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। देन थीटा आप देख सकते हो, उसका मैंने इक्वेशन लिखा है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू bi डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट, ठीक है। की कॉलम क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थीटा कैसे ढूंढना है, थीटा ढूंढने के लिए आपको bi डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट करना है। और थीटा क्यों ढूंढना है, यूज टू सिलेक्ट की रो, देखो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूं, जब की रो हमें ढूंढनी होगी, की रो को सिलेक्ट करना होगा, तब हम थीटा की वैल्यू चेक करेंगे। लास्ट में है zj, ये देखो zj आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हम z का रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। मैक्सिमाइजेशन का केस है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। मिनिमाइजेशन का होगा तो वो कॉस्ट रहेगा, ठीक है। सो इट इज नोन एज अ प्रॉफिट और कॉस्ट, इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन इट इज नोन एज अ कॉस्ट, राइट। देन cj माइनस zj, सो cj माइनस zj करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। कि टेबल नंबर 1 में हमें नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, अगर किसी वेरिएबल को हम एज अ बेसिक वेरिएबल इन करेंगे, तो ये 4 यहां पे है, 4 में से कोई एक अगर यहां पे ले आएंगे बेसिक वेरिएबल में, तो कितना नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमें cj माइनस zj बताएगा। और cj माइनस zj क्यों हमें ढूंढना है, वो हमें ढूंढना है टू सिलेक्ट की कॉलम, ठीक है। यहाँ पे देखो की रो आया था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो की कॉलम आ रहा है, मतलब की कॉलम को अगर हमें ढूंढना है, की कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसको हम cj माइनस zj की जो वैल्यूज होगी उस वैल्यूज में से चेक करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल नंबर 1 और उसके जो नोटेशन थे उसके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यूज है उस वैल्यू को किस तरह से टेबल नंबर 1 में रखते हैं। सो एज आई एक्सप्लेन कि बेसिक वेरिएबल सबसे पहले टेबल में आपके ऑलवेज क्या आएगा, सिलेक्ट वेरिएबल। यहाँ पे देखो कितने सिलेक्ट वेरिएबल, कितने कंस्ट्रेंट है, सबसे पहले 2 कंस्ट्रेंट 1 and 2, और 1 and 2, 1 का सिलेक्ट वेरिएबल s1 है, 2 कंस्ट्रेंट का सिलेक्ट वेरिएबल s2 है, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे s1 s2, राइट। cb कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके जो सिलेक्ट वेरिएबल, जो बेसिक वेरिएबल अभी हमने कौन से लिए है, s1 और s2, तो s1 और s2 और बेसिक वेरिएबल है, तो उसके कंस्ट्रेंट के अंदर कोएफिशिएंट कौन से है, 0 0, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 0, गॉट इट। देन cj क्या है, cj आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो cj यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, देन x2 का क्या है, 2, और s1 s2 का आपको पता है 0 0, तो मैंने cj यहाँ पे लिख दिए। देन आप देख सकते हो x1 x2 s1 s2, तो x1 s2 क्या थे, कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट 1 और 2 है, उसके अंदर x1 का कोएफिशिएंट क्या है, x2 क्या है, ठीक है। वो लाइन बाय लाइन हमें रो वाइज लिखना है। तो सबसे पहले s1 वाली फर्स्ट रो है, s1 क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट का है, तो वहां पे ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, लाइन है, वहां पे x1 का कोएफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2, देन x2 का क्या है 1, s1 का 1 और s2 का है 0, देन सेकंड में आप देख सकते हो 1, देन 1, देन 0 एंड 1, ठीक है। देन bi है राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट, तो आप कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड देखो, पहली लाइन है, पहली रो के लिए 5, दूसरी रो के लिए 3, सो फर्स्ट रो के लिए 5 और दूसरी रो के लिए 3, ठीक है। देन थीटा तो हमें ढूंढना है बाद में, zj है वो भी हम बाद में ढूंढेंगे, cj माइनस zj भी हम बाद में ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, जितने भी आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें जो वैल्यूज आती थी उसको मैंने टेबल नंबर 1 में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम zj की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद cj माइनस zj की, देन की कॉलम निकालेंगे, उसके बाद थीटा ढूंढेंगे और उसके बाद की रो ढूंढेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से उसकी वैल्यूज ढूंढते हैं और क्या क्या और कौन कौन से इक्वेशन उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले zj ढूंढना है, तो zj ढूंढना है तो क्या करेंगे, देखो x1 का ये कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी क्या आएगा 0, और उन दोनों का क्या करेंगे हम, समेशन करेंगे, तो समेशन भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसी तरह से सभी के लिए हमें क्या करना है, zj की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x1 की यहाँ पे zj की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब ये तो 0 ही आएगा, ये दोनों 0 है, मतलब सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0,
तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0। ठीक है, समझ में आया? ये 0 किस तरह से आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 प्लस 0 0 ही मिलेगा। तो मैंने सबकी वैल्यू 0 रख दी है। नाउ यू फाइंड आउट दी ZJ माइनस CJ। ठीक है, सॉरी, CJ माइनस ZJ ढूंढना है। ये देखो CJ माइनस ZJ, तो CJ कहां पे है? CJ वहां पे टॉप पे लिखा है मैंने, तो 3 माइनस 0 0 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 माइनस 0 0 और ये भी 0। सो नाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। तो यहां पे मैंने अभी नीचे लिखा था कि CJ माइनस ZJ है, वो क्यों यूज करते हैं? नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, ये नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, सो इट इज नेट प्रॉफिट। तो वो क्यों ढूंढते हैं? तो उसका यूज हम करेंगे की कॉलम निकालने में। क्या करेंगे? CJ माइनस ZJ जो है उसका यूज हम करेंगे की कॉलम को सिलेक्ट करने में। नाउ की कॉलम सिलेक्ट करनी है तो दो केसेस हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेस्ड। एक होगा हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस और दूसरा होगा मिनिमाइजेशन का केस। तो फ्रेंड्स, की कॉलम को ढूंढने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के चलते दोनों में थोड़े थोड़े वेरिएशन है। देखो, की कॉलम में अगर मैक्सिमाइजेशन का आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसके अंदर CJ माइनस ZJ की राइट सिलेक्ट CJ माइनस ZJ मैक्सिमम पॉजिटिव। ठीक है, कौन सी सिलेक्ट करनी है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। देखो, मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है CJ माइनस ZJ की फॉर सिलेक्टिंग द की कॉलम, राइट। मिनिमाइजेशन का केस है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो आपको CJ माइनस ZJ की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लेनी है। फ्रेंड्स देखो, यहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, मैक्सिमाइजेशन केस में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है CJ माइनस ZJ की। मिनिमाइजेशन अगर आपका है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो इन दैट केस आपको CJ माइनस ZJ की मैक्सिमम नेगेटिव लेनी है। ना यहां पे देखो, मैक्सिमम नेगेटिव मतलब क्या सर? तो देखो, -10 है और -5। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो वैल्यूज है CJ माइनस ZJ की, राइट। तो ये दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? 10, और वो भी नेगेटिव। ठीक है, दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव में से मैक्सिमम नेगेटिव कौन सी है? तो -10। सो दिस इज योर की कॉलम। ये है, ये जो वैल्यू होगी वो आपकी की कॉलम के लिए सिलेक्ट करेंगे। किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? तो देखो, यहां पे ये एग्जांपल में हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का। सो मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो ये वाला केस रहेगा। इन दिस केस CJ माइनस ZJ की कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमम पॉजिटिव टू सिलेक्ट द की कॉलम। की कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 3। तो दिस इज माई, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा की कॉलम। ये पूरा X1 वाला पूरा की कॉलम मेरा हो जाएगा, राइट। नाउ आई रिप्रेजेंट दैट की कॉलम। ठीक है, सो ये मेरा की कॉलम देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, येलो लाइन से आप देख सकते हो। दिस इज बिकम माई की कॉलम। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं की कॉलम। ठीक है, की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहां पे देखो थीटा की वैल्यू अभी मिली नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि थीटा मतलब क्या। सो थीटा मतलब आपको क्या है? थीटा इज इक्वल टू है BI डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। क्या है? रिस्पेक्टिव जो रो होगी वो रो के हिसाब से जो की कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे उससे डिवाइड करना है BI को। सो सबसे पहले देखो फर्स्ट वन, तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो यहां पे देखो BI कितना है? 5। सो 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? की कॉलम का एलिमेंट। तो इस की कॉलम में उसका कौन सा एलिमेंट है? 2। सो यहां पे आ जाएगा 2। ठीक इसी तरह से यहां पे 3 डिवाइडेड बाय ये देखो 1, तो मैं लिख रहा हूं 1। सो ये मुझे मिलेगा 2.5 और ये मुझे मिलेगा 3, राइट। नाउ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो थीटा हम क्या करते थे? थीटा का यूज करेंगे की रो को सिलेक्ट करने के लिए। और की रोज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कंडीशन है? तो देखो, की कॉलम की हमारे पास यहां पे है, तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा की रो के लिए। की कॉलम का फ्रेंड्स आपको पता चल गया। अब की रो के लिए क्या आएगा वो देखते हैं। की रो, टू सिलेक्ट द की रो, ठीक है, थीटा की वैल्यू में से हम क्या करेंगे? की रो सिलेक्ट करेंगे। सो की रो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अगेन दो केसेस आएंगे। एक आएगा मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा आएगा मिनिमाइजेशन का। लेकिन फ्रेंड्स, की रो के अंदर इट इज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी हो, आपको वैल्यू कौन सी लेनी है? कोई भी हो, आपको ऑलवेज लेनी है वैल्यू
ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखो। की कॉलम में दो केसेस है, मैक्सिमाइजेशन का है तो सीजे माइनस जेडजे की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो की कॉलम में सीजे माइनस जेडजे की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लेनी है। लेकिन की रो सिलेक्ट करनी है तो थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है? ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का हो या फिर मिनिमाइजेशन का हो। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी हो, आपको थीटा की ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कौन सी लेनी है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पे देखो 2.5 और 3, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी? 2.5। सो दिस इज माय, ये जो 2.5 है ये मेरा की रो पूरा सिलेक्ट होगा। तो की रो कहां तक आएगा? यहां तक। दिस इज माय बिकम की रो। ठीक है, सो आई गॉट द की रो, दिस इज माय की रो। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं की रो। ठीक है, सो की कॉलम मिल गया, की रो भी मुझे मिल गया। उन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, वो दोनों का इंटरेक्शन होगा, वो कहलाएगा ये दो, दैट इज नोन एज अ की एलिमेंट। ये क्या होगा? इसे कहेंगे की एलिमेंट। ठीक है, ये वाइवा में आपको पूछ लेते कई बार, की एलिमेंट्स क्या कहेंगे? की एलिमेंट्स कहेंगे। ये जो इंटरेक्शन होके जो हमें पॉइंट मिलेगा, दैट इज 2, दैट इज नोन एज अ की एलिमेंट। सो वी हैव 3 थिंग्स, की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट, राइट। नाउ ये जो हमने की कॉलम, की रो और की एलिमेंट ये सब हमने फाइंड आउट किया, उसका पर्पस क्या है सर? इससे क्या पता चलेगा, क्या फायदा होगा हमें, राइट। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। अभी मैं बताता हूं कि ये जो की कॉलम, की रो और की एलिमेंट हमने ढूंढा, उसका फायदा क्या है, उसका करना क्या है, राइट। देखते हैं सबसे पहले की कॉलम। तो फ्रेंड्स, की कॉलम हमने सबसे पहले यहां से निकाला था। तो की कॉलम हमें सजेस्ट करेगा, इट सजेस्ट अस, राइट। की कॉलम हमें सजेस्ट करेगा फॉर द एंटरिंग वेरिएबल, सजेस्ट एंटरिंग वेरिएबल। क्या सजेस्ट करेगा? की कॉलम हमें सजेस्ट करेगा एंटरिंग वेरिएबल। मतलब टेबल नंबर 1 के बाद टेबल नंबर 2 जब हम बनाएंगे, तो उस टेबल नंबर 2 के अंदर कौन सा वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल हमारे पास है फिलहाल, x1 x2 s1, तो ये 4 में से कौन सा वेरिएबल नेक्स्ट टेबल में एंटर होगा? कहां पे एंटर होगा? एज अ बेसिक वेरिएबल। सजेस्ट एंटरिंग वेरिएबल एज बेसिक वेरिएबल, बीवी। ठीक है, वो वाली बीवी नहीं, बेसिक वेरिएबल वाला। ठीक है, नाउ जस्ट जोक था। ठीक है, सजेस्ट एंटरिंग वेरिएबल एज अ बीवी, बेसिक वेरिएबल, की कॉलम सजेस्ट करेगा। उसी हिसाब से की रो क्या करेगा? तो की रो हमें सजेस्ट करेगा, की रो इज सजेस्ट अस लीविंग वेरिएबल। क्या सजेस्ट करेगा? लीविंग वेरिएबल इन बीवी। ठीक है, बेसिक वेरिएबल जो था हमारा, जो टेबल नंबर 1 में हमारा बेसिक वेरिएबल है, उस बेसिक वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल लीव करेगा आने वाले टेबल में, इन अ नेक्स्ट टेबल, दैट इज टेबल नंबर 1 है, तो टेबल नंबर 2 के अंदर कौन सा वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल है, ये दो बेसिक वेरिएबल हमारे पास है S1 और S2, ये दोनों में से कौन सा वेरिएबल लीव करेगा एज अ बेसिक वेरिएबल। ठीक है, बेसिक वेरिएबल में से निकल जाएगा, वो कौन सा वेरिएबल होगा, वो कौन हमें बताएगा? की रो बताएगा। की रो हमें ये सजेस्ट करेगा कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो की कॉलम क्या सजेस्ट कर रहा है? x1 को। सो x1 इज नाउ एंटरिंग वेरिएबल। ये क्या हो गया? देखो मैं ये ऐसे ऐड कर रहा हूं, दैट इज एंटरिंग वेरिएबल। आप लिख दो यहां पे एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, एंटरिंग मतलब x1 है, वो आने वाले टेबल में एंटरिंग होगा। और की रो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? तो लिविंग वेरिएबल। तो की रो देखो कहां पे जा रहा है? ये वाला S1 पे, तो ये मेरा हो जाएगा लिविंग वेरिएबल। ठीक है, सो आई गॉट एंटरिंग वेरिएबल एंड लिविंग वेरिएबल। सो ये दो वेरिएबल को मैं नेक्स्ट टेबल में क्या करूंगा? टेबल नंबर 2 फिर से बनाऊंगा, सेम ऐसा ही टेबल, जिसके अंदर सारा ये बेसिक वेरिएबल सीबी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। आप देख सकते हो वैसा ही है, जो टेबल नंबर 1 है वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर मुझे बेसिक वेरिएबल चेंज करने हैं। तो कौन सा वेरिएबल लीव करेगा और कौन सा वेरिएबल एंटरिंग करेगा, वो मैंने ढूंढ लिया है। आप देख सकते हो x1 वो एंटर होगा किसकी जगह पे? S1 की जगह पे, क्योंकि S1 है वो अब लीव कर रहा है एज अ बेसिक वेरिएबल। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था, जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन था, वहां से अब S1 निकल रहा है और उसकी जगह x1 ले रहा है, क्योंकि हमें x1 क्या मिला? एंटरिंग वेरिएबल मिल गया है। तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में लिखूंगा x1। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? S1 की जगह क्या लिखा? x1 लिख दिया, क्योंकि x1 इज अ एंटरिंग वेरिएबल, S1 इज अ लिविंग वेरिएबल, राइट।
नाउ सीबी, तो सीबी आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल कौन सा है अभी आपका x1, x1 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है 3, तो यहां पे आप लिख दो 3। देखो यहां पे s1 का 0 था, यहां पे x1 का क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। नाउ ये वाली वैल्यूज लिखनी है। देखो टेबल नंबर 1 में ये वैल्यूज हमने लिखी थी कंस्ट्रेंट के जरिए, कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के हमने ये वैल्यूज लिखी थी, बट नाउ इट इज चेंज, अब क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो नई वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, पहले टेबल में तो हमने कंस्ट्रेंट का यूज किया था, लेकिन टेबल नंबर 2 में किस तरह से वैल्यूज लिखेंगे, तो टेबल 2 में हमें जो एंटरिंग वेरिएबल दैट इज जो एंटर हुआ वेरिएबल उसके नए एलिमेंट्स लिखने हैं, तो क्या कैसे लिखेंगे, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान में रखना सिंपल सी ट्रिक है, उसके इक्वेशन आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, लेकिन करना क्या है, ये की एलिमेंट है ना, उस की एलिमेंट की जगह यहां पे देखो की एलिमेंट की जगह कौन सी है, ये x1 और s1 है, तो वहां पे आपको कंपलसरी 1 लाना है, कंपलसरी आंख बंद करके लिख दो 1। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे यहां पे 1 लाना है तो ये एलिमेंट्स को क्या मैं करूंगा जिससे यहां पे 1 आएगा, आप बताओगे सर 2 - 1 कर दो तो 1 आएगा, राइट, लेकिन माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है एज पर दी प्रोसेस, इस एलिमेंट ये जो की रो है उस की रो में ये 2 है, वो 2 की जगह यहां पे 1 लाना है, तो मुझे पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा, और किस चीज कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा, तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा, आप बताइए, राइट, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये पूरी जो की रो मुझे है वो पूरी की को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, ठीक है, देन 1 डिवाइडेड बाई पूरी रो को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, देखो ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मुझे मिल गए नए एलिमेंट्स, तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 1/2 देन 1/2 देन 0 एंड 5/2, ठीक है। तो आप अब इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो कि x1 कौन सा था, एंटरिंग वेरिएबल था, सो एंटरिंग वेरिएबल का इक्वेशन क्या आएगा, आप बना भी सकते हो, टेक्स्ट बुक में यही इक्वेशन है, खुद बनाओ, एंटरिंग वेरिएबल के न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं न्यू वैल्यूज ऑफ एंटरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ओल्ड वैल्यू ऑफ रो, राइट, मतलब ओल्ड वैल्यू ऑफ रो कौन सी थी, तो देखो 2 1 1 1 1 0 5 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो की एलिमेंट यहां पे हमारा था 2, पता चल गया, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का यूज करो नहीं करो तो भी चलेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये डाल दो कि जो की एलिमेंट है उसकी जगह 1 लाना है, या फिर जो एंटरिंग वेरिएबल है, एंटरिंग वेरिएबल के नए वैल्यूज लिखने हैं, नए एलिमेंट्स लिखने हैं, तो उस की रो को आपको की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है, राइट। नाउ उसके बाद जो बाकी बची रो कौन सी है, S2, राइट, सो S2 का कोएफिशिएंट 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप देख सकते हो 0 है, राइट। अब उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे, सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यहां पे होती है, यहां पे एक माइनर आपसे गलती हो गई ना, ये वाला पोर्शन, ये वैल्यू लिखने में, तो आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है, आपका आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, या फिर मिलेगा तो वो गलत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको नए एलिमेंट्स, नए वैल्यूज जो है S2 के वो यहाँ पे लिखने हैं, और उसका एक इक्वेशन है जो टेक्स्ट बुक्स में आपको कई जगह फ्रैक्शन के जरिए मिलेगा, फ्रैक्शन रेशियो वहां पे लिखा होगा, या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स मिलेंगे जिसमें आपको S2 के नए एलिमेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। बट मेरे पास फ्रेंड एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा छोटा सा इक्वेशन मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके चलते कोई भी एग्जांपल हो, वो सिंप्लेक्स का हो, वो बिग एम का हो, वो 2 फेज मेथड का हो, कोई भी मेथड को, उसके अंदर ये वाली ट्रिक आपको काफी यूजफुल होने वाली है। करना क्या है, मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, ये पूरी ट्रिक को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, घर पे बैठ के 1-2 एग्जांपल खुद से भी सॉल्व कीजिए यूजिंग दिस ट्रिक। मैं गारंटी देता हूं कि आपसे एग्जाम के अंदर, एग्जाम के चलते जो भी एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, वो आप आसानी से सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कौन सी ट्रिक है, राइट, टू फाइंड आउट द न्यू एलिमेंट ऑफ अदर वेरिएबल, इसको हम क्या कहेंगे, टू फाइंड आउट द न्यू एलिमेंट्स और न्यू वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल। देखो एंटरिंग वेरिएबल का तो मैंने लिख दिया, आपको पता है, लेकिन उसके बाकी जो वेरिएबल्स है S2, उसके नए एलिमेंट कैसे लिखने हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको याद रखना है नॉन AB, बस
याद रहेगा नन ए बी, इतना ही याद रखना है, इसके सिवाय कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? नन ए बी, NON AB, NON AB बोल दीजिए 3 बार, NON AB, राइट। ठीक है, नाउ ये है क्या? नन ए बी है क्या? ये फ्रेंड्स एक इक्वेशन है, पूरा एक इक्वेशन है, और आपको ये इक्वेशन कैसे बनाना है देखो। नन ए बी मैंने लिखा, यहां पे थोड़ा सेंटर में ले लेता हूं, नन ए बी। ठीक है, तो ये नन ए बी ये एक इक्वेशन है पूरा, ठीक है, टू फाइंड आउट द न्यू एलिमेंट ऑफ अदर वेरिएबल्स, एंटरिंग वेरिएबल्स के अलावा जो अदर्स वेरिएबल है टेबल के अंदर, उसके नए एलिमेंट ढूंढने की इक्वेशन है। उसके अंदर देखो 1 by 1 ये n है, सबसे पहला n, वो n है न्यू एलिमेंट, मतलब नए एलिमेंट है। ठीक है, नए एलिमेंट किसके? न्यू एलिमेंट ऑफ अदर वेरिएबल। तो यहां पे मैं सिर्फ न्यू एलिमेंट लिख रहा हूं, मतलब नए एलिमेंट ढूंढने हमें, राइट। ये तो इजी है, तो ये तो याद रहेगा, लेकिन ये याद रखना है आपको। तो न्यू एलिमेंट ढूंढने हैं हमें, नए एलिमेंट ढूंढने हैं, तो न्यू एलिमेंट। ओ मतलब क्या? ओ मतलब यहां पे आएगी ओल्ड एलिमेंट। ओल्ड एलिमेंट किसके? तो जिस रो के आप ढूंढ रहे हो, यहां पे मैं सेकंड रो का ढूंढ रहा हूं, तो उसके ओल्ड एलिमेंट मतलब प्रीवियस टेबल के अंदर उसके जो ओल्ड एलिमेंट हो गए वो सेकंड रो के, राइट। तो ये हो गया सेकंड रो के NAB। तो यहां पे आपको माइनस करना है, इतना तो याद रहेगा। न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस, अब ये पूरा एक साथ में लेना है NAB। यहां पे n मतलब क्या? n मतलब आपका आएगा, यहां पे n, ये n है, वो n आपका आएगा न्यू एलिमेंट, ध्यान से देखना, न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, मतलब नए एलिमेंट किसके? एंटरिंग वेरिएबल के, जो नया एंटर हुआ उसके एलिमेंट्स। ठीक है, न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय, देखो ये यहां पे अभी मल्टीप्लाई, जैसे यहां पे माइनस किया वैसे अभी यहां पे माइनस से बाद मल्टीप्लाई करना है। AB, AB मतलब अबाव और बिलो, ऊपर अथवा नीचे, राइट। ऊपर अथवा नीचे शू? तो एलिमेंट्स ऑफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय अबाव और बिलो, अबाव और बिलो एलिमेंट ऑफ रो। ये मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, इससे आपको और पता चलेगा। अबाव और बिलो एलिमेंट ऑफ रो, ठीक है, मतलब जो रो होगी, राइट, उस रो का ये जो की एलिमेंट है उसके नीचे का या फिर ऊपर का वो एलिमेंट, मतलब यहां पे देखो इसके नीचे का है, यहां पे ऊपर तो है नहीं कोई, तो नीचे का 1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। अगर यहां पे कोई और होगा, उसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर कोई है, तो उसके लिए जो एलिमेंट होगा, 2 के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो लिखना है, की एलिमेंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिखना है, राइट। अब देखो इसको समझते हैं, ये नए एलिमेंट में यहां पे ढूंढता हूं, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन। सबसे पहले न्यू एलिमेंट, तो किसके ढूंढ रहे हैं? तो न्यू एलिमेंट ऑफ S1, मैं यहां पे लिखूंगा न्यू एलिमेंट ऑफ S2 है, S2 इक्वल्स टू ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2। ओल्ड एलिमेंट ऑफ, यहां पे देखो S2 के ढूंढ रहे हैं तो हम S2 कर देंगे, ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2, ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2, राइट, माइनस X1 दैट इज आवर एंटरिंग वेरिएबल, X1 न्यू एलिमेंट्स। क्यों मैंने X1 लिखा? X1 मैंने क्यों लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि यहां देखो न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल, तो एंटरिंग वेरिएबल हमारा कौन सा था? X1। सो X1 न्यू एलिमेंट, जो नए एलिमेंट हमें X1 के मिले वो मल्टीप्लाई बाय देखो अबव और बिलो एलिमेंट ऑफ रो, मतलब ओल्ड टेबल जो था उसके पहले का, उसके अंदर जो की एलिमेंट है उसके नीचे या फिर ऊपर का एलिमेंट। किसके लिए ढूंढ रहे हैं हम? S2 के लिए ढूंढ रहे हैं। S2 के देखो की एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट है? 1, तो यहां पे कर देना है मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, नाउ ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2, ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2 कौन से? ये रहे, मैं लिख रहा हूं 1 1 0 1 और 3। ठीक है, X1 के कौन से है? यहां पे नीचे लिखूंगा माइनस करके X1 के नए देखो 1, देन 1 by 2, then again 1 by 2, then 0 and 5 by 2। ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेटली थोड़ा दूर लिखना, जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहां तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो सेम ही रहेगा,
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर ले रहा हूं, इज इक्वल टू करके 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1/2 1/2, 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 5/2 क्या आएगा 1/2. सो दिस इज माई न्यू एलिमेंट ऑफ S2. काफी इजी है, प्रैक्टिस करना फटाफट विदाउट टाइम वेस्टिंग, ये आपको हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है, एक दो एग्जांपल खुद से काउंट करना, आपको ये पूरी मेथड समझ में आ जाएगी. नहीं समझ में आई फिर से वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतना ही पोर्शन देखो, पता चल जाएगा. ठीक है, सो ये मुझे क्या मिले, न्यू एलिमेंट ऑफ S2 0, देन 1/2, देन 1/2, देन 1 एंड 1/2. ठीक है, सो आई गॉट द न्यू एलिमेंट. काफी आसानी से मैंने वहां पे लिख दिए. देखो अभी मैथ्स में हम जो कहते हैं ना वेरिफिकेशन, ताड़ो गुजराती मैंने कहे ताड़ो, कि આપણે જે કંઈ પણ ગણતરી કરી છે, રાઈટ, વોટ એવર वी फाइंड आउट दी वैल्यूज, जितने भी नए एलिमेंट्स हमने निकाले क्या वो सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए मैथ्स में हम वेरिफिकेशन मतलब ताड़ो जो किए बराबर. हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, गुजराती में पता है उसको ताड़ो कहते हैं. कि दाखलो गणे गयो, एग्जाम्पल गणे गयो, પછી ચેક કરી કે દાખલો ખોટો છે કે સાચો, એનું ક્રોસ ઊંધું વેરિફિકેશન. तो जो आपने टेबल नंबर 1 बनाવ્યું, देन वी क्रिएट द टेबल नंबर 2. तो ये सही है या गलत है, ये मैंने जो न्यू एलिमेंट्स फाइंड किए वो सही है या गलत है वो चेक करना है. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो टेबल नंबर 1 में की एलिमेंट था, यहाँ पे देखो की एलिमेंट 2 है, तो सेम उसी जगह पे टेबल नंबर 2 में 1 होना चाहिए. तो देखो 1 है. ठीक है, तो सबसे पहले वो वेरीफाई हो गया, मतलब वो वैल्यू सही है. देन टेबल नंबर 1 में जो की एलिमेंट है वो की एलिमेंट के नीचे या फिर ऊपर जितनी भी रो, नंबर ऑफ रो पे डिपेंड है. यहाँ पे 2 ही रो है, 3 रो भी हो सकती है, 4 रो भी हो सकती है. तो देखो वो की एलिमेंट है, वो की एलिमेंट के ऊपर या फिर नीचे कंपलसरी नेक्स्ट टेबल में 0 आने चाहिए. कंपलसरी की एलिमेंट के नीचे ऊपर जितनी भी रोज हो वो सभी रोज के नए एलिमेंट कंपलसरी 0 होने चाहिए. आप चेक कर सकते हो टेबल नंबर 2 में क्या की एलिमेंट जो था उसकी जगह पे, उसकी नीचे, ठीक है, और ऊपर जो भी है नीचे यहाँ पे तो वो 0 है. ये देखो इट इज 0. दैट मीन्स हमारा ये जो नए एलिमेंट्स हमने ढूंढे ना वो फ्रेंड्स सही है. दिस इज द वेरिफिकेशन. ये आपको वेरीफाई करते रहना है. अगर गलत है, यहाँ पे देखो 0 नहीं आएगा ना, तो ये एलिमेंट्स आपके गलत है, आपको फिर से ट्राई कर लेना है. ठीक है, लेकिन दिस इज द वेरिफिकेशन. गुजराती में कहेवाय ताड़ो, बराबर है. तो एलिमेंट 2 છે એની જગ્યાએ 1 આવવો જોઈએ, એની ઉપર કે નીચે જેટલા પણ એલિમેન્ટ હોય બધા 0 થઈ જવા જોઈએ. તો અહીંયા નીચેનો એલિમેન્ટ તમે જોઈ શકો, ઇટ ઇઝ 0. સો ધીસ ઇઝ राइट. नाउ अगेन सेम प्रोसीजर ही करनी है. हमें क्या करना है, अब सेम प्रोसीजर हमें करनी है. क्या करनी है, सेम प्रोसीजर. जैसे कि टेबल 1 में हमने क्या किया था, अभी देखो ZJ निकाला था, तो यहाँ पे भी ZJ निकालो, उसके बाद CJ माइनस ZJ निकालो. चलो करो फटाफट, क्या आएगा आंसर, ZJ निकालो. यहाँ पे CJ मैं लिख लेता हूं, CJ वही रहेंगे हमारे 3 2 0 0. ठीक है, तो ZJ की वैल्यू क्या आएगी अभी देखो. चलो फिर से, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड को कई बार इटरेटिव मेथड भी कहते हैं. क्यों इटरेटिव मेथड करते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप्स को, एक ही प्रोसीजर को हमें क्या करना है, रिपीट करते रहना है, और उसके चलते सिंप्लेक्स मेथड को कई बार इटरेटिव मेथड भी कहते हैं. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि क्यों इटरेटिव कहते हैं. हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस की, जितने भी स्टेप किए, वो सभी स्टेप यहाँ पे फिर से भी करने हैं. ठीक है, तो ZJ हम फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1. सो यहाँ पे 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 का मतलब क्या करना है, ZJ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0. तो ये आपको क्या देगा, इट इज गिव 3 एंड 0, ये दोनों का समेशन 3, राइट. तो ये मुझे मिला 3. अभी इसका देखो सेकंड का, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी. सो उसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या आएगा, 3/2 प्लस करके 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो हो जाएगा 0. तो ये दोनों का समेशन मुझे मिलेगा 3/2, मिलेगा ना. सो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2. गेट इट. इसी तरह से हम सभी ढूंढ लेते हैं. तो अगेन यहाँ पे भी 3/2 मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 0. ठीक है, नाउ फाइंड आउट दी CJ माइनस ZJ. ये CJ माइनस ZJ ढूंढो. CJ माइनस ZJ क्या आएगा, 3 माइनस 3, देखो 0. ये भी एक वेरिफिकेशन है कि एक बार आपका जो वेरिएबल एंटर हो चुका है वो फिर से नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है तो वो स्पेशल केसेस कहा जाएगा, वो हम बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा
कि अगर सेम अगर एंटर हो रहा है फिर से तो उसको क्या कहेंगे, लेकिन नॉर्मल एग्जांपल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देखो x1 है वो 0 हो गया, ठीक है। देन 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 क्या आएगा 1/2, सो हियर इट इज 1/2। देन 0 माइनस 3/2, दिस इज माइनस 3/2 एंड दिस इज 0, राइट। सो नाउ वी हैव दिस cj माइनस zj वैल्यूज, पूरा टेबल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। फाइंड आउट द की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट। तो आपको पता है किस तरह से की कॉलम फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है, मिनिमाइजेशन का होता है हम तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एक ही है हमारे पास, दिस वन 1/2, राइट। सो दिस इज माय की कॉलम, राइट। थीटा निकालो अभी, थीटा क्या आएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या आएगा, इट इज 5, ठीक है। देन 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 दिस इज 1, राइट। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, 5 और 1। की रो सिलेक्ट करनी है अभी, तो की रो कौन सी आएगी ये दोनों में से, ऑलवेज आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, आपको ऑलवेज थीटा की ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कौन सी, मिनिमम पॉजिटिव, 5 और 1 में से मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 5 और 1 में। सो दिस इज बिकम माय, ये देखो इतना, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से, दैट इज माय बिकम की रो। सो की कॉलम मुझे मिल गई, दिस इज की रो एंड दिस इज नोन एज अ की एलिमेंट, राइट। नाउ सेम प्रोसीजर टेबल नंबर 3 बनाते हैं। इतना होने के बाद क्या करना है, टेबल नंबर 3 बनाना है। यहां से हमें क्या पता चला, की रो से हमें यह पता चला कि S2 है वो अब हमारा हो जाएगा लिविंग वेरिएबल, राइट। और की कॉलम क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो x2, सो x2 हमारा हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल। आपके नोटबुक में स्पेस हो तो आप थोड़ा ऊपर लिख सकते हो, राइट। x2 हमारा हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल इन द नेक्स्ट टेबल। तो टेबल नंबर 3 में यहां पे बनाऊंगा अभी। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल नंबर 3 से, राइट। सो टेबल नंबर 3 मैं यहां पे बना रहा हूं। टेबल नंबर 3 सबसे पहले बीवी, वो वाली बीवी नहीं, बेसिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं। देन सीबी, राइट, x1, x2, s1, s2 एंड bi, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट, एंड में आएगा थीटा, राइट। यहां पे आएगा cj की वैल्यू, cj की वैल्यू मुझे पता है 3200, राइट, ठीक है। नाउ टेबल नंबर 3 में फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखो यहां पे अभी हमने डिस्कस किया कि एंटरिंग वेरिएबल हमारा कौन सा है, x2 है। किसकी जगह है, लिविंग वेरिएबल की जगह, लिविंग वेरिएबल है s2। सो s2 की जगह भी यहां पे मैं लिखूंगा x2, ठीक है। दूसरा बेसिक वेरिएबल हमारा x1 ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। x1 और s2 के कोफिशिएंट कौन से है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 3 और 2, राइट। नाउ x2 हमारा एंटरिंग वेरिएबल था, सो यहां पे हमें उसके न्यू एलिमेंट लिखने हैं। सो न्यू एलिमेंट लिखने हैं तो की एलिमेंट है वहां पे मैं अभी देखो कंपलसरी 1 आना चाहिए तो मैंने लिख दिया। यहां पे आप देख सकते हो 1/2, तो 1/2 की जगह कंपलसरी 1 आना चाहिए तो मैंने लिख दिया। अब ये जो पूरी की रो है उस की रो को मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ही यहां पे 1 आएगा, और उसका इक्वेशन भी है जो मैंने आपको अभी शेयर किया था, राइट। तो इक्वेशन के हिसाब से या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो एंटरिंग वेरिएबल के न्यू एलिमेंट्स। सो डिवाइड बाय 1/2 पूरी लाइन को करेंगे तो यहां पे मिलेगा 0, देन 1/2 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज 1, देन 1/2 डिवाइडेड बाय अगेन 1/2 सो दैट इज 1, एंड लास्ट में है 1 डिवाइडेड बाय 1/2 सो दैट इज 2, एंड लास्ट में है 1 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज आल्सो 2, राइट। सो वी गेट द वैल्यूज, राइट। यहां पे देखो ये bi की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, सॉरी यहां पे आएगा 1, राइट, गॉट इट। सो ये न्यू एलिमेंट हमारे हो गए 0 1 1 2 1, ठीक है। सो दिस इज न्यू एलिमेंट ऑफ x2। नाउ न्यू एलिमेंट फॉर x1 वो भी हमें निकालने हैं। अगेन यहां पे मैं क्या कर दूंगा, देखो 1 है तो उसके ऊपर 0 कंपलसरी आना चाहिए फॉर x2, ठीक है। तो वो कैसे आएगा यहां पे चेक करते हैं। न्यू एलिमेंट फॉर x1 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नॉन ab, क्या याद रखना है, नॉन ab, दैट इज न्यू एलिमेंट ऑफ x1 इज इक्वल टू, ठीक है, ओल्ड एलिमेंट ऑफ x1 माइनस, ठीक है, न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। सो न्यू एलिमेंट एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, x2, दैट वाइज न्यू एलिमेंट ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय अबव और बिलो एलिमेंट। तो देखो इसको अबव है, यहां पे देख सकते हो इसके अबव कौन सा है 1/2, सो मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये मैं पूरा भी कंप्लीट किया। तो न्यू एलिमेंट क्या है, ओल्ड एलिमेंट देखो मेरे x1 के क्या है, ये है, तो मैं लिख रहा हूं 1 1/2 1/2 0 एंड 5/2, ठीक है। माइनस करके न्यू x2 के कौन से है, तो न्यू x2 के ये रहे
ये 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, सो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, देन 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, सो दैट इज 1/2, अगेन 1 है 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2, then 2 multiply by 1/2, so that is 1, and 1 multiply by 1/2, that is 1/2, right? So this is the values. So now simply आपको subtract करना है 1 minus 0 1, 1/2 minus 1/2 0, 1/2 minus 1/2 0, 0 minus 1 minus 1, 5/2 and minus 1/2 कितने आएंगे? That is 4/2, so that is 2, right? So this is my new element. So 1, then 0, देखो मैंने लिख दिया है, then again 0, then minus 1 and then 2, right? So this is the new data for table number 3. Now हमें next step क्या करना है? ZJ find out करना है. 3 multiply by 1 plus 2 multiply by 0. आपको पता है कि कैसे ये ZJ यहाँ पे ढूंढना है. So it is 3, यहाँ पे 0 आएगा, ये 2, right? फिर ये 0 होगा, ये 2, right? Then ये होगा -3, ये होगा +4, so this is 1, right? Now find out the CJ minus ZJ. तो 3 minus 3 0, right? 2 minus 2 0, 0 minus 2 minus 2, 0 minus 1 minus 1, ठीक है? Now next step आपको पता है, आपको प्रोसीजर सिंपली फॉलो करनी है. अब आपको यहाँ पे की कॉलम ढूंढो. CJ माइनस ZJ की कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमाइजेशन का केस है तो आपको लेनी है मैक्सिमम पॉजिटिव. सी यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी CJ माइनस ZJ की नहीं है जो पॉजिटिव हो, वो माइनस है या फिर 0 है, राइट? सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द की कॉलम. यहाँ पे आप की कॉलम क्या है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती की कॉलम. क्यों? क्योंकि CJ माइनस ZJ की सभी वैल्यू 0 या फिर नेगेटिव हो गई है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको आपका प्रॉब्लम है उसको एंड करना है. हियर योर प्रॉब्लम इज एंड, मींस आपको स्टॉप कर देना है. एंड योर आंसर इज BI. जो BI की वैल्यूज होगी, that BI is value representing the answer. सी यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो की बात करेंगे तो x1 है यहाँ पे बेसिक वेरिएबल. सो x1 बेसिक वेरिएबल है तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा ये BI का वैल्यू, दैट इज 2. और x2 यहाँ पे है तो x2 का डायरेक्टली हो जाएगा 1. सो योर आंसर शुड बी, ठीक है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या क्या मिलेगा आपको आंसर? योर आंसर इज C, x1 is equal to 2 and x2 is equal to 1. ये दोनों वैल्यू आप z में रखोगे तो 3 and 2 plus 2 and 1, so it is 8, right? So this is your answer. Your answer is x1 is equal to 2, x2 is equal to 1 and z, that is profit, is 8, right? So this is all about the simplex method. किस तरह से सॉल्यूशन लाते हैं वो आज हमने देखा. एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. लेकिन मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने और से, ठीक है, अपनी और से भी थोड़ा ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये जो सारी नॉन AB है ट्रिक, राइट, और बाकी का जो भी मैथमेटिकल आता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब आपको याद रह जाएगा. कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद रहेगा, ठीक है? कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा. थैंक यू.